हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स के जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 है ये। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में समझ रहे थे, फेडरलिज्म होता क्या है। श्रीलंका का और जो बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था। फेडरलिज्म की डेफिनेशन हो गई आपकी, है ना। Federalism is a system of government in which power is divided between the central authority and various constituent unit of the country. इंडिया में जो है जो थर्ड टायर का फेडरलिज्म देखने को मिलता है। वर्ल्ड का हमने समझा था, फेडरल कंट्रीज फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के, है ना। फिर उसके बाद में हमने जो इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे होती है ये सारी चीजें समझी थी। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ओके, जिससे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी जो 74th अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, उसमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इन दोनों को 1992 में। तो ये थर्ड टायर हो गया था हमारे यहाँ पंचायत वो फेडरलिज्म का। ओके, और फिर किस तरीके से जो पावर शेयर होती है हमारे यहाँ, है ना। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। रेसिडरी पावर किसके पास होती है? रेसिडरी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है रेसिडरी पावर। फिर हमने देखा था, ये सारी चीज़ें समझी थी। जुडिशरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है जब वो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना। ओके, इतना पढ़ लिया था हमने। अब यहाँ से देखना था हमको। पोखरण में ना इंडिया ने कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, पोखरण राजस्थान में है, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था इंडिया ने। हमारा इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बन गया था, है ना। आपको पता है पहले जो पोखरण में ना 2 बार टेस्ट हुए थे। फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था पोखरण में, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन रखा गया था उसका नाम। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए अपने देश को, है ना। क्योंकि देखो पाकिस्तान के पास में भी न्यूक्लियर पावर बाद में हो गई थी, और है ना, और चाइना के पास भी थी। तो अपन टू फ्रंट पे वॉर लड़ते हैं ना, मतलब कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही। चाइना तो टेररिज्म फैलाता है, चाइना जो है, सॉरी, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया को टैकल करने के लिए, है ना। और इन दोनों को लाइन पे लाने के लिए इंडिया का न्यूक्लियर पावर होना बहुत ज़रूरी था, है ना। डिटरेंस क्रिएट होता है। ओके से तो स्माइलिंग बुद्धा का 1974 में कंडक्ट करवाया था। फर्स्ट पोखरन भी कहते हैं, पोखरन फर्स्ट जो था ये। तो उतना फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर 1998 में पोखरण 2 भी कहते हैं इसको, है ना। तो ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। ओके, यहाँ के नहीं लिख रहा है। शक्ति जो है, तो 1998 में कहा था। फिर इंडिया जो है ना 11 में जब था उस टाइम पर कंडक्ट करवाया गया था न्यूक्लियर टेस्ट। तब इंडिया जो था न्यूक्लियर पावर बन गया था, है ना। फिर इंडिया के पास में न्यूक्लियर जो मिसाइल वगैरह वो सब बनाने की पावर आ गई थी, है ना। तो अपने आप से कंडक्ट करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फिर इंडिया जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। आज के टाइम पर सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब वो उनके पास में है। ओके, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं फिर, है ना। तबाही मच सकती है। 9 देश बस ऐसे हैं। तो 11 मई को ना नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, इसी को कमेमोरेट करने के लिए कि ये इस दिन इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बन गया था, है ना। जब ये ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था 1998 में। तो ना ये पोखरण में टेस्ट कर रहे थे राजस्थान में, तो यहाँ पर की जो गवर्नमेंट थी अपोज कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पॉलिसी को। क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्रिवेंट कर रही थी कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि न्यूक्लियर टेस्ट ना कंडक्ट करवाएं राजस्थान में, है ना। राजस्थान अपनी सिक्योरिटी देख रहा था। न्यूक्लियर टेस्ट करवाना, अगर कुछ रेडिएशंस वगैरह हुए, है ना, तो जनता को नुकसान होगा, तो वो सारी सेफ्टी भी देखी जाती है। तो उसकी वजह से ये मना कर रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जो सिक्किम है प्लान करती है कि न्यू टेक्स्ट बुक लेकर के आनी है उनको स्कूल में, है ना।
पर यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको स्टाइल वगैरह इसका पसंद नहीं है, कंटेंट जो है न्यू टेक्स्ट बुक का। तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट को बिफोर दीज टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड। ऐसा होगा क्या? हाँ, क्योंकि एजुकेशन जो है कॉनकरेंट लिस्ट में है तो परमिशन तो नहीं, हाँ वो लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग टेक्स्ट बुक हैं। तमिलनाडु के भी तमिलनाडु बोर्ड है ना? हर स्टेट का अलग-अलग बोर्ड है, जैसे एमपी का एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड है ये यहाँ पर भी। तो और सेंट्रल लेवल में सीबीएसई है ना? जो एनसीईआरटी चलती है उसमें। ओके, तो अलग-अलग बोर्ड होते हैं, तो एजुकेशन में दोनों का अधिकार है, मतलब दोनों ही अपने हिसाब से लॉ वगैरह बना सकते हैं, इस मैटर में डिसीजन ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर जो आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के हैं, इनकी डिफरेंट पॉलिसी है स्टेट पुलिस से रिलेटेड, है ना, नक्सलाइट की। इसलिए नक्सलाइट की प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पाए थे आंध्र प्रदेश। नक्सलाइट क्या है? नक्सलाइट ना जो नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ था कि जो जंगल के लोग, मतलब जंगल के लोग तो नहीं, जो ज़मींदार हुआ करते थे, उन्होंने ना परेशान करके रखा था कुछ जो पीज़ेंट वगैरह थे, वर्कर्स थे, है ना? जो नीचे काम करते थे इनके फार्मर्स, तो उस नक्सलवादी विलेज था वेस्ट बंगाल में, नक्सलवादी विलेज था। तो वहाँ से ये शुरू हुआ था, ज़मींदारों को इन्होंने पटक दिया था, मतलब हाँ, इनसे इनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तो वो मूवमेंट अभी तक चला आ रहा है। अभी अपने देश के खिलाफ ये लड़ते हैं। नक्सलाइट जो होते हैं, मतलब कि जो पुलिस फोर्सेस उनसे लड़ते हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट इनको प्रॉपर फैसिलिटी वगैरह इनके एरिया में कुछ नहीं होती है ना? तो पिछड़ा हुआ एरिया होता है, इसलिए ये लोग अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के, है ना? तो नक्सलाइट की अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा की टैकल करने के लिए। तो सारे स्टेट को साथ में आना पड़ेगा ना, जहाँ-जहाँ नक्सलाइट की प्रॉब्लम है, तभी ये टैकल कर सकते हैं। वो भी तो देश के ही लोग हैं, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन कर सकते हैं क्या और ऑर्डर दे सकते हैं चीफ मिनिस्टर को ओबे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो ऑर्डर दे सकती है इन सबको नक्सलाइट की प्रॉब्लम टैकल करने के लिए, है ना? अभी देखो ये इंडिया 1947 में इस तरीके का था, है ना? सेंट्रल इंडिया, ये बिहार, उड़ीसा, है ना? ये सेंट्रल प्रोविंस अलग थी, यहाँ पर ये बॉम्बे ऐसा था, गुजरात था, है ना? तो इस तरीके का हमारा पहले मैप था, फिर बाद में चेंज हो गया। बाद में कैसा हो गया? ऐसा हो गया। इंडिया का मैप है ना? ये लद्दाख हो गया, ठीक है? ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, ओके? तो ये हमारा मैप अब हो गया, है ना? तो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? मतलब फेडरलिज्म अगर प्रैक्टिकली उसमें देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरलिज्म के लिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाएगा तो जुडिशरी उस पे काम नहीं कर पाएगी, है ना? मतलब कि अगर कौन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दायरे से बाहर जाके काम करते हैं या फिर इनके बीच में डिस्प्यूट्स आता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना। पर ये सफिशिएंट नहीं होते हैं, और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है फेडरलिज्म का सक्सीड हो गया इंडिया में, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से नहीं, रियल सक्सेस जो है फेडरलिज्म की, ये जो है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक की वजह से, मतलब जो हमारी कंट्री का नेचर था ना कि डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज की वजह से, उसकी वजह से जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारी कंट्री में है, डेमोक्रेसी जो है उसकी वजह से भी फेडरलिज्म सक्सेसफुल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ-साथ, है ना? क्योंकि इसी की वजह से जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म होती है, रिस्पेक्ट होती है, डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, ठीक है? स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है क्योंकि हम ना जो रिस्पेक्ट भी है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी की, सब लोग साथ में रह रहे हैं ना, और कोई इशू भी नहीं आता है, तो फेडरलिज्म के साथ साथ जो कॉन्स्टिट फेडरलिज्म किसकी वजह से, एक तो हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, उसकी वजह से, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से ये ढंग से चल रहा है। लिंग्विस्टिक स्टेट देखते हैं। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। क्या हुआ था जब स्टेट बना 1947 में ना, आपने देखा अभी किस तरीके का हमारे ये डिवाइडेड था, है ना? तो इंडिया को देखो, है ना, पूरा यूनियन इंडिया तो था लेकिन स्टेट अलग तरीके से थे, मतलब प्रॉपर इनको डिफाइन करनी थी इनकी बाउंड्रीज वगैरह, है ना?
तो इसलिए देखो पहले ना मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस थी यहाँ पर, प्रिंसली स्टेट थे, राजा-महाराजा भी एक्सिस्ट करते थे, है ना? और कई सारे जो थे मतलब जो ब्रिटिश के अंडर तो थे पर पेंशन में थे राजा-महाराजा। और डायरेक्टली ब्रिटिश का कंट्रोल भी था इसमें, तो कई सारे ऐसे स्टेट्स थे। तो इन सबको प्रॉपर्ली इनकी बाउंड्री डिफाइन करना, तो डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिवाइड करो। अब लैंग्वेज तो हमारे देश में बहुत सारी बोली जाती है ना? ठीक है? तो 3 कमीशन भी आए, ओके? तो जेबीपी कमिटी आई, ओके? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया, तो इनकी कमिटी भी बैठाई गई थी जेबीपी। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बाँट सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँगे हमारी कंट्री में, है ना? फिर जो है फ़ैज़ अली कमीशन बिठाया गया क्योंकि ना प्रोटेस्ट वग़ैरह कर दिया था आंध्र प्रदेश में। तो एक एक इंसान की डेथ भी हो गई थी, है ना? तो उस वज़ह से बहुत ज़्यादा फिर डिमांड उठने लगी थी और आंध्र प्रदेश बना दिया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे। तो फिर बाकी के स्टेट भी कहने लगे कि इनको भी ना ये जो वो बनाना है, क्या कहते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करो। तो फैज़ अली कमीशन ने बोला ठीक है, फिर ये अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने बोला ठीक है, क्रिएट करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, पर ऐसा नहीं होगा कि वन लैंग्वेज, वन स्टेट क्रिएट किया जाए, है ना? तो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? और इंडिया की यूनिटी बनी रहनी चाहिए, ओके? तो क्रिएशन किया गया लिंग्विस्टिक स्टेट का, ये मेजर टेस्ट था हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, है ना? क्योंकि ऑलरेडी पीपल जो है कास्ट, रिलीजन और इन सब के बीच पर डिवाइडेड थे। ऊपर से का भाई लैंग्वेज भी एक मुद्दा आ गया, है ना? आप देखोगे तो दूसरे स्टेट्स में कभी-कभी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इश्यू बनाते हैं। अपने देश को भूल जाते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज के चक्कर में, है ना? लैंग्वेज तो सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन का मतलब मीडियम है ना? देश तो एक है, लोग तो एक हैं। हुँ। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का 1947 में, 1947 से आपने देखा 2019 में किस तरीके से ये चेंज हो गया। कई सारे जो पुराने स्टेट्स थे वो खत्म किए गए, नए स्टेट्स बनाए गए, है ना? एरियाज और बाउंड्रीज जो थी नई स्टेट की वो डिफाइन की, चेंज की गई और नाम भी चेंज किए गए स्टेट्स के, है ना? तो 1947 में बाउंड्रीज जो थी कई सारे पुराने स्टेट्स की वो चेंज की गई और नए स्टेट बनाए गए। तो ये तभी किया गया ताकि पीपल जो है उस तरीके से मतलब बोल सके, जो सेम लैंग्वेज बोलते थे वो सेम स्टेट में रह सके, है ना? जैसे गुजराती वाले गुजरात में रह रहे हैं, तमिल वाले तमिल में रह रहे हैं। ओके, तो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया। सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस। कई सारे स्टेट जो थे लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं क्रिएट किए गए। वो कल्चर और आइडेंटिटी की सॉरी कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी की वजह से ऐसे इस तरीके से उनको क्रिएट किया गया। जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, है ना? तो आप देखो यहाँ पर नागालैंड ये है, ठीक है? कोहिमा इसकी कैपिटल है, म्यांमार के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, उत्तराखंड ये है, उत्तराखंड ये है, झारखंड ये है। ओके, ये झारखंड जो है पहले तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है, ये वाले स्टेट जो है 2000 में सेपरेट किए गए थे। 2000 में जो कब से ये जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सेपरेट किया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग बनाया गया, बिहार और झारखंड को अलग किया गया था। ओके, तो इस तरीके से नए स्टेट बने। व्हेन डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, तो जब डिमांड उठ रही थी कि फॉर्म करो, आप स्टेट को डिवाइड करो, स्टेट जो नए वाले बनाए जा रहे हैं ना राज्य, उनको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ। तो नेशनल लीडर्स ना डर रहे थे कि इसकी वजह से हमारी कंट्री टूट ना जाए, है ना? ऑलरेडी जो इतना पार्टीशन से खाई हुई कंट्री थी, मतलब 1947 में जो पार्टीशन हुआ था अपना देश, है ना, चोट खाया था इतना बड़ी, इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था, ऊपर से डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओ। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए, बट एक्सपीरियंस की वजह से शो किया कि जो फॉर्म कर सकते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट को, और उससे हमारी कंट्री जो है यूनाइट रहेगी, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? सेकंड टेस्ट था इंडिया के फेडरलिज्म का, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारा संविधान, पहले तो फर्स्ट टेस्ट क्या था कि लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट किए गए, है ना?
अभी सेकंड जो टेस्ट था क्या था कि जो इंडिया जो है उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी रहनी चाहिए, तो बाकी लोग कहते हैं क्यों दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो हमारे संविधान में आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो इसी इश्यू के चक्कर में हमारे संविधान में ना किसी एक लैंग्वेज को एक नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है ठीक है, तो मैक्सिमम पीपल हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं ना। फिर बाकी सारे जो हैं अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग लैंग्वेज, अगर हिंदी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं तो बाकी स्टेट फिर जो मतलब नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं, तो बाकी स्टेट्स फिर नाराज़ होने लगते हैं, है ना। और लैंग्वेज के इश्यू से पहले ही कंट्री जो है डिवाइड हुई थी, हमने देखा था श्रीलंका में, है ना, कि सिन्हाला जो थे वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, पर जो तमिलियन कम्युनिटी थी उनके साथ नहीं। जैसे कि पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जो बांग्लादेश में जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो यहाँ पर जो है उर्दू लैंग्वेज थोप दी गई थी, पर इनकी लैंग्वेज जो क्या थी, इनकी लैंग्वेज थी बंगला, है ना, जो बंगाली। ओके, तो लैंग्वेज के इश्यू से डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है हम कंट्री का, है ना। लोग अलग होने की अभी भी डिमांड उठ जाती है कभी कभी, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पॉलिटिक्स के नाम पे खेलती हैं और अपने देश की भी नहीं सोचती है वो, है ना, डिवाइड करने तैयार रहते हैं। तो हिंदी जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाए कि नहीं बनाए, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए। बट हिंदी जो है मदर टंग है 40% इंडियंस की। हमारे यहाँ हिंदी जो है 40% लोग बोलते हैं। तो देयर वाज मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, कई सारे अदर्स जो हमारे यहाँ सेफगार्ड दिए गए कि लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस को प्रमोट मतलब प्रोटेक्ट करना है। ओके, आर्टिकल 351 में बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है आगे, ठीक है। क्योंकि हर देश की ना एक लैंग्वेज है, जो कि जैसे कि फ्रांस की हो गई, है ना, फ्रेंच हो गई, वहां पर भी स्पेनिश की है ना। हर देश की अलग एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से भी यूनिटी आती है देश में, है ना। तो हमारे देश में बोला गया था कि हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, पर इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, फिर अदर जो स्टेट वाले लड़ने लगते हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आर्टिकल 351 में ही बोला गया कि लैंग्वेज को प्रमोट करना है, हिंदी लैंग्वेज को, ओके, ताकि नेशनल लैंग्वेज फिर बना सके इसको, है ना। पर हमारे यहाँ ना 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी भी उसमें से एक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग होती हैं, मतलब कि ऑफिशियली मतलब इनके जब एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, तो 22 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी में देखें, सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ पर जो है 22 लैंग्वेजेस होते हैं। तो वहाँ पर एक एक पेपर जो होता है इनकी लैंग्वेज का भी होता है, 22 में से एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, है ना। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 40% पीपल हिंदी बोलते हैं। बाकी जो है फिर सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया गया अदर लैंग्वेजेस के लिए। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, 21 नहीं 22 हैं। 22 अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज की गई है शेड्यूल में। शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में लिखा गया है। ओके, 343 से 351 तक। ओके, तो यहाँ तक जो है लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 343 से 351 तक, पार्ट 17 में। पार्ट 17 में, ओके, पार्ट 17 में मेंशन किया गया है ये। ऐसा है, ओके। तो इसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारी पोस्ट के लिए। तो एग्जामिनेशन में एक लैंग्वेज ये चूज कर सकते हैं, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। स्टेट्स में भी देखें तो उनकी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, जिसमें उनका वर्क होता है पूरा। जैसे गुजरात में गुजराती चलती है ना। तो इस तरीके से अनलाइक श्रीलंका, तो श्रीलंका में देखें तो लीडर्स जो थे श्रीलंका की तरह नहीं, हमारे देश में ना लीडर्स ने अडॉप्ट किया कि थोड़ा ना सावधानी के साथ चलते हैं ये लैंग्वेज के इश्यूज में, है ना। एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग यूज ऑफ हिंदी, हिंदी का जो स्प्रेड करना है धीरे से, मतलब कि थोड़ा सावधानी के साथ, क्योंकि दूसरे जो स्टेट्स है ना उनको भी बुरा ना लगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। क्या हुआ था, इंग्लिश सभी लोगों को आती थी, है ना, इंग्लिश लोगों ने सीखी थी क्योंकि वो अंग्रेजों से भी बातचीत करना चाहते थे और अपने देश और दूसरे जो ब्रिटेन में जाकर की पढ़ाई भी किया करते थे, है ना, लंदन
में जाकर के लॉ पास करके आ रहे हैं ना, तो इनको ना हमारे पहले जो लीडर्स थे ना उनको कई सारी लैंग्वेजेस आया करती थी। मतलब वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखा करते थे ताकि अपने देश के लोगों से कनेक्ट हो सके, है ना? तो इंग्लिश जो है ना हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में तो नहीं आती, पर एक मीडियम है ये कनेक्ट करने का दूसरे स्टेट के लोगों के साथ में, है ना? इंग्लिश आएगी तो कनेक्ट कर सकते हो, बाकी अगर आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो उससे भी कनेक्शन हो सकता है ना? तो जो हमारे जो संविधान में है 1965 के बाद मना किया गया था कि इंग्लिश को यूज़ नहीं करेंगे ऑफिशियल पर्पस में, है ना? हाउएवर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो नॉन हिंदी मतलब कि हिंदी नहीं बोलते हैं वो वाले स्टेट जो डिमांड करते हैं कि इंग्लिश का जो यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रहना चाहिए, इंग्लिश को आप हटा नहीं सकते, ओके? क्योंकि जो इंग्लिश जो है कंटिन्यू एक मीडियम बन जाता है कनेक्ट करने का। अगर आप देखोगे ना परफॉर्मेंस, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है एजुकेशन वगैरह में, और हिंदी स्पीकिंग स्टेज की ओवरऑल अगर सर्वे देखा जाए तो वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, बच्चे उलझ जाते हैं हिंदी इंग्लिश में, मतलब अगर देखें तो, है ना? इंग्लिश टाइप सिचुएशन हो जाती है उनकी, है ना? ना हिंदी के रहते ना इंग्लिश के रहते, है ना? तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। कभी-कभी नहीं, सर्वे में बताया गया था ये। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वहाँ पर अच्छी खासी जो उनकी एजुकेशन रहती है लोगों की, मैक्सिमम पीपल ही इंग्लिश बोल पाते हैं। तो तमिलनाडु में देखें तो मूवमेंट वॉयलेंट हो गया था, है ना? वहाँ पर थोड़ा वॉयलेंस वगैरह भी इमर्ज हो गया था कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनेगी, है ना? तो इंग्लिश को लेकर के चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है, एग्री किया, उन्होंने कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश को अलोंग विथ हिंदी। हिंदी को भी साथ में लेकर के चलेंगे, हिंदी को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है? पर इंग्लिश को भी साथ में लेकर के चलेंगे, ओके? तो मैनी क्रिटिक्स जो कई सारे जो हैं क्रिटिसिज्म करते हैं इसका, मतलब इसके खिलाफ भी बोलते हैं कि जो ये सॉल्यूशन आप लेकर के चल रहे हो इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेकर के चलने का, तो ये फेवर करता है इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट को। एलीट सेक्शन जो कि अमीर सेक्शन हो गया सोसाइटी का, रिच सेक्शन हो गया, तो उनको फेवर करता है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर हिंदी का प्रमोशन करना आर्टिकल 51 में बोला गया है, 351 में, 351 में भी ये बात बोली गई है कि हिंदी लैंग्वेज का ऑफिशियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंटिन्यू रहना चाहिए। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर देगी हिंदी दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर पीपल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। प्रमोशन करना हिंदी लैंग्वेज का मतलब कि हिंदी को प्रमोट करना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे स्टेट्स के ऊपर हिंदी को इम्पोज कर देना, हिंदी ऐसा लैंग्वेज है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी शो की इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने ताकि देश की जो यूनिटी बनी रहे, क्योंकि दूसरे स्टेट्स अगर नाराज हो जाते तो फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना, जो यूनिटी पे खतरा पड़ता है देश की। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसी सिचुएशन, श्रीलंका टाइप सिचुएशन ना बने हमारे देश में, तो इसके लिए उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर के चलने की बात की है ना। और बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ही बनाई जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, जो मैक्सिमम स्पीक मतलब बोली जाती हैं, है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फेडरलिज्म में, और फेडरलिज्म इसी से स्ट्रांग होता है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग द पावर work in reality depends on a large extent on how ruling parties and leaders follow these arrangement। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है, ये डिपेंड करता है रियलिटी में, अगर देखें तो ये डिपेंड करता है किस पर, कि रूलिंग पार्टीज और लीडर्स जो हैं किस तरीके से इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन, अगर देखो सेंटर लेवल पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, स्टेट लेवल पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनमें झगड़े होते रहते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं, है ना। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरलिज्म में। तो अगर देखें सेम पार्टी रूल करती रही सेंटर में इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। 1951 में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जनरल इलेक्शन, लोकसभा से लोकसभा में और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मैक्सिमम कांग्रेस का रूल रहा, ठीक है, 1968 तक करीब, है ना।
तो इस टाइम पर जो है कांग्रेस का रूल था, तो कोई इश्यू नहीं था क्योंकि सेंटर स्टेट में सेम पॉलिटिकल पार्टी थी तो अच्छे से रिलेशन बने। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में कोई पावर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते अपने राइट्स वगैरह ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स, पर उतना देखा नहीं गया था फेडरलिज्म क्योंकि सेम पॉलिटिकल पार्टी थी, तो सेंट्रल लेवल में जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर देती थी वो स्टेट फॉलो कर लेते थे। पर उसके बाद में क्या हुआ था कि रूलिंग पार्टी जो स्टेट लेवल में थी अगर डिफरेंट हो जाती है तो उसकी वजह से पार्टीज़ जो होती है सेंट्रल लेवल में वो जो पावर होती है स्टेट की उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना? और क्या करते हैं स्टेट रूल लगा देते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी लगा देते हैं। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं जो स्टेट में मतलब स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही है ना? तो इस बेसिस पे वो स्टेट रूल लगा देते हैं और इनकी गवर्नमेंट को खारिज कर देते हैं ना, फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं फिर बाद में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिसयूज़ करती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को। ये जो आर्टिकल 356 है ना, ये हथियार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको यूज़ करके ना वो डिसमिस कर देती है जो स्टेट गवर्नमेंट को। जो कि कंट्रोल करते हैं राइवल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरी है वहाँ पर। तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज़्म इससे ना अंडरमाइन होती है मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज़्म जो है फेडरलिज़्म जो बेसिक जो हमारे यहाँ चीज़ है, वो जो है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है फिर। 1990s के बाद में और ज़्यादा चेंजेज़ हो गए थे क्योंकि बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ निकल के आ गई थी। पहले तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का पूरे देश में रूल था। है ना? फिर और ज़्यादा चेंजेज़ होने लगे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था इनका रूल, है ना? क्योंकि इतने टाइम से बताओ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, इन्हीं के लीडर्स आकर के हमें रूल कर रहे हैं, देश का उतना डेवलपमेंट विकास लोगों को और चाहिए, है ना? तो लोग समझ रहे थे, तो ना फिर रीजनल पार्टीज़ का राइज़ हुआ कई सारे स्टेट्स में, तो अब ना कोएलिशन पॉलिटिक्स का कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़, यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोएलिशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती हैं और गठबंधन कर लेती हैं, कोalition बना लेती हैं, ताकि वो जो है राइवल पार्टी के अगेंस्ट मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में है उनके अगेंस्ट खड़े होके पावर को जो ले सकें, है ना? गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर सकें और रूल कर सकें। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर अपने मन की कर सके, क्योंकि उनको दोनों पार्टीज़ को लेकर के चलना है, तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है, उसकी भी पावर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड करना है ना? तो कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड करना बहुत मुश्किल टास्क होता है मतलब 1 ही 2 साल में गिर जाती है गवर्नमेंट मतलब खत्म हो जाती है फिर से इलेक्शन होते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा तो सिंगल पार्टी कोई भी उसके पास में मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा में, तो बड़ी-बड़ी जो नेशनल पार्टी थी वो अलायंस में आ गई, सब साथ में आ गई और सेवरल रीजनल पार्टीज ताकि गवर्नमेंट बना सके सेंट्रल लेवल पे, है ना? तो ये कोएलिशन एरा देखने को मिला था। ये देखो कार्टून बनाए जाते हैं कि स्टेट्स जो है ज़्यादा पावर माँगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंदिरा गांधी दिखाई गई है ना? तो ये स्टेट्स खड़े हैं, ये केरला खड़ा है, ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, है ना? तो अलग-अलग ये बिहार खड़ा है, बंगाल खड़ा है, ठीक है? तो ये स्टेट्स खड़े हैं, ये पावर बाँट रहे हैं, ठीक है? पावर्स ऑफ द स्टेट थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं उनको, है ना? अच्छा कार्टून है ना? यहाँ पर देखो ये वाजपेयी थे, हुँ? अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने ना मतलब इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट लीड की थी। बहुत ही मुश्किल टास्क था कि कोएलिशन गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर बन के इतने लॉन्ग टाइम तक टिक सके, है ना? तो जो है इनका भी कार्टून बनाया गया था, है ना? तो न्यू कल्चर निकल के आया पावर शेयरिंग का, रिस्पेक्ट इसमें ना रिस्पेक्ट हुई किसकी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ में गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं तो उनको तो अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, है ना? ऐसा थोड़ी ना होगा कि स्टेट में सेंटर में जो बोल दिया वो ये स्टेट में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक नया पावर शेयरिंग का मॉडल निकल गया, फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया गया। इससे ना मेजर जजमेंट जो थे सुप्रीम कोर्ट के दिस ट्रेंड जो था सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। तो इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को इन आर्बिट्रेरी अपने मनमाने तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट के चक्कर में ढंग से फेडरलिज्म हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रहा था। थस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट तो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लाया गया था ना फ़ोर्स में 1949 में
आधा संविधान फोर्स में लाया गया था 1950 में, पूरा संविधान फोर्स में। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर 26 जनवरी जिस दिन अपन रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, तो उस दिन जो है पूरे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था संविधान के। तो इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1930 में जब आज़ादी की डिमांड चल रही थी ना, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 26 जनवरी को। इसलिए इस डे की इम्पोर्टेंस के लिए 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया। बाकी कंप्लीट तो संविधान 26 नवंबर को हो गया। फिर 26 नवंबर को 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बोला कि इस दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया इसको 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भी हमारे संविधान का कुछ पोर्शन इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना? तो ये भी, और बाकी सब लोगों ने साइन भी किया था संविधान में, ये भी इम्पोर्टेंट था, है ना? तो इस तरीके से जब हमारा संविधान फोर्स में आ गया था ना, उसके बाद जो फेडरल पावर इतने अच्छे से शेयर नहीं की गई थी, जब बाद में, जब आज के टाइम पर हमारे यहाँ ढंग से फेडरलिज्म शेयर किया जाता है ना, अभी तो वन पॉलिटिकल पार्टी का रूल चल रहा है ना, इनकी मेजोरिटी है। पर जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारे स्टेट्स पे रूल करती है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में, तो फेडरलिज्म उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। अब देखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस कितनी सारी बोली जाती है इंडिया में, है ना? तो आंसर डिपेंड करता है किस तरीके से हम काउंट करते हैं, क्योंकि ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं हमारे देश में जिनकी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, मतलब कि कई सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में लिखा ही नहीं गया है। जैसे कि हमारे पास होता ना आ से ज्ञा तक पूरा, है ना? वर्णमाला होती है ना? जैसे एबीसीडी पूरा होता है, वैसे ना इनकी पूरी नहीं है। तो इनकी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं, तो इन लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ना? ताकि ये खत्म ना हो। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो देखी है हमने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, सेंसस बोलते हैं कि मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोली जाती हैं जिनकी मदर टंग है लोगों की, है ना? तो 1300 से ज़्यादा हमारे यहाँ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। मदर टंग है जो कि, ओके। इन लैंग्वेजेस को ना ग्रुप कर दिया जाता है मेजर लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि अगर देखें तो एग्जाम्पल दिया गया है भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सबको साथ में रख के हिंदी के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि अगर देखें तो मतलब मिलती जुलती है हिंदी से, है ना? भोजपुरी भी आपने सुनी होगी, राजस्थानी भी सुनी होगी, तो हिंदी से मिलती जुलती है, तो आसानी से हिंदी जो बोलते हैं वो समझ पाते हैं लैंग्वेजेस को। तो हिंदी के अंदर इनको रख दिया जाता है कि ये भी हिंदी में ही आती है। तो इवन आफ्टर ये ग्रुपिंग के बाद भी 121 मेजर लैंग्वेजेस बनती हैं हमारे यहाँ। ऐसे ग्रुप कर दो ना कई सारी लैंग्वेजेस को, फिर भी 121 मेजर लैंग्वेजेस बनती हैं। उसमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं इंक्लूड की गई हैं 8th शेड्यूल में हमारे संविधान के। जो कि हमने आपको बताया था कि 8th शेड्यूल में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में। आर्टिकल 353 से 343 से 351 तक, पार्ट 17 में, ओके। तो और बाकी सारी जो लैंग्वेजेस हैं नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो कि इंडिया के मोस्ट, मतलब इंडिया में बोली जाती हैं। पर इंडिया जो है मोस्ट डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर। अगर हम ये टेबल देखें तो इसमें आप समझ सकते हो कि मदर टंग जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी, ठीक है? तो कोई क्लियर नहीं है कि किसकी क्या मदर टंग है, मतलब कई लोग तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं ना, कॉम्बो भी बोलते हैं लोग, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ कई लैंग्वेजेस जो आता है उनका। लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है, मदर टंग ऑफ ओनली 44% इंडियंस, है ना? अगर हम इसको ऐड करते हैं हिंदी को, सेकंड और थर्ड लैंग्वेजेस अगर देखें, तो टोटल नंबर जो है 50% से कम हो जाता है 2011 में, है ना? तो ये देखो हिंदी ये है ना? और बाकी सारी लैंग्वेजेस को ऐड करते हैं। अगर जो दूसरी लैंग्वेजेस, हिंदी उनकी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, तो 50% से कम ही रहता है फिर भी। इंग्लिश का देखें तो 0.2% ओनली इंडियंस हैं जो कि इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हैं ना, मतलब उन वो जो है बचपन से पहली लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश बोली है ना? तो फर्स्ट लैंग्वेज वही होती है जो बचपन से आप सबसे पहले बोली हो आपने, है ना? सीखी हो आपके घर में। अनदर 11% जो है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज मानते हैं इंग्लिश को, है ना? तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, ओके। तो देखो असामीज़ है 1% लोग बोलते हैं, है ना? तो ये जो है असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी,
गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया। हिंदी जो है 43% लोग बोलते हैं ना, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है? ये सारी लैंग्वेजेज़ हो गई। यहाँ पर ना कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं, जैसे कि स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन लाया गया था, तो वाज़ इम्प्लीमेंटेड एग्ज़ैक्टली 50 इयर्स अगो, नवंबर 1 1956 में। तो ये टाइम है ऑन वे टू ट्रांसफॉर्म किया पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ नेशन। गांधी और जो दूसरे लीडर्स थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था फॉलोअर्स को कि जब फ्रीडम मिलेगी तो नए नेशन जो है बेस्ड होंगे, नई प्रोविंसेस बनेंगी, है ना? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस के बेस पे। पहले लीडर्स ने बोला था कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे बना देंगे, पर बाद में मना कर रहे थे, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया गया। इंडिया फ्री हो गया 1947 में। पर पार्टीशन भी हो गया। पार्टीशन जो था वो मतलब बहुत ही मेजर जो इंडिया के लिए एक मतलब एक सेटबैक था, है ना? कि पार्टीशन हो गया कंट्री का। ओके, तो लोग डर रहे थे कि और कितने पार्टीशन देखेंगे हम अपने देश की, है ना? अगर लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि और पार्टीशन हो जाए, है ना? मतलब सारी जो चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। ओके, इंडियन यूनिटी को अगर देखें, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं, उन्होंने और ज़्यादा मजबूत करेंगे इसको इंडियन यूनिटी को, है ना? और ये परफेक्टली जो है प्रूव हो गया था कन्नडिगा एंड इंडियन बंगाली, इंडियन तमिल, इंडियन गुजराती, इंडियन ने, ठीक है? तो मतलब ये ना मतलब न्यूज़पेपर में छपा था ये सारी चीज़ें कि कुछ सपोर्ट कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये डिस्प्यूट्स आ रहे थे, ये होना तो था ही, है ना? तो ये हो सकता है कि और ज़्यादा वर्स हो जाए, है ना? सिचुएशन लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करते तो ऐसा बोलते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो उसकी वजह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए गए, इसलिए जो है इंडिया जो है और ज़्यादा बुरी सिचुएशन से बच गया। वरना अगर जो नेटिव स्पीकर्स जो हैं तेलुगु, मराठी जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट को आप नहीं मानते ना, उनके हिसाब से नहीं चलते तो वन लैंग्वेज और 14 और 15 नेशंस, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मतलब यूनिटी पे खतरा हो जाता है हमारे देश की। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे हम। तो वी नोटेड अबव दैट द फेडरल गवर्नमेंट्स हैव टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पहले पढ़ा कि जो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना? टायर गवर्नमेंट के। ओके, बट हमने देखा कि हमारे देश इतना बड़ा है ना? तो कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज़ 2 टायर्स। तो 2 टायर्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता है, क्योंकि और भी चीज़ें मैनेज करने के लिए होती हैं। स्टेट्स जो है इंडिया में बहुत बड़े-बड़े हैं, यूरोप से भी बड़े-बड़े हमारे यहाँ तो स्टेट्स हैं, यूरोप की कंट्री से भी बड़े-बड़े हमारे यहाँ देश हैं, है ना? तो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो उत्तर प्रदेश बड़ा है रशिया से, है ना? महाराष्ट्र बड़ा है जर्मनी से। मैनी स्टेट्स इंटरनली बहुत ही डाइवर्स भी हैं हमारे यहाँ, जो देश अलग-अलग मतलब जो देश है ना, सॉरी स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो इंटरनली भी बहुत डाइवर्स हैं। है ना? तो डाइवर्सिटी एग्ज़िस्ट करती है। तो नीड है, ज़रूरत है कि पावर शेयरिंग जो इन स्टेट्स का ढंग से हो, है ना? फेडरल पावर जो शेयरिंग है इंडिया में, अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट भी लेकर के आए। बिलो दैट स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और टायर लेकर के आए पावर शेयरिंग का। तो ये जो क्या किया, रैशनल डिसेंट्रलाइज़ेशन कि यहाँ से पावर यहाँ पहुँच गई, नीचे की तरफ पहुँच गई, ठीक है? तो पावर को शेयर कर दिया। थर्ड टायर जो गवर्नमेंट का लेकर के आया, उनको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। हमने आपको इतनी बार बता दिया कि आपको याद होना चाहिए ये, है ना? जब पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट को दी गई, तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया, है ना? तो बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज थे, है ना? तो उन सबको सॉल्व किया जाए, है ना? तो ढंग से सेटल किया जाए लोकल लेवल पर ही। पीपल जो थे उनको ज़्यादा नॉलेज होता है अपनी प्रॉब्लम का लोकेलिटीज़ में, है ना? कि अगर लोकली पीपल रह रहे हैं तो उनको पता है कि उनके यहाँ जो है नाली खराब हो गई है या फिर रोड खराब है ना? यहाँ पर ये इश्यू चल रहे हैं, ठीक है? कचरा यहाँ पर, तो उनको अपने लोकल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा पता है। तो लोकली वो टैकल कर सकते हैं, है ना? तो पंचायत म्युनिसिपैलिटी वही काम करती है। म्युनिसिपैलिटी जो अर्बन एरियाज़ हो गए, सिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई जो रूरल एरियाज़ हो गए वहाँ पर, है ना? गाँव वगैरह में। दे आल्सो हैव बेटर आइडिया होता है लोगों को किस तरीके से स्पेंड करना है मनी, मैनेज किस तरीके से करना है उसको ढंग से, है ना? तो कई सारी पंचायत के आपको आइडियाज़, संसद टीवी पता है? गवर्नमेंट का है।
ठीक है, संसद टीवी में ना गलत स्पेलिंग ली थी। संसद टीवी में आप देखना, जो यहाँ पर पंचायत की एक सीरीज़ बनी है, तो पंचायत में कितनी इफ़ेक्टिवली उन्होंने मैनेज किया है अपनी मतलब गाँव को, तो आप एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो इधर पर, है ना? बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो पंचायत के एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो आप, है ना? तो लोकल लेवल में देखें तो पीपल ढंग से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है मैनेज कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं अगर उनके पास पावर होती है। तो लोकल लेवल में पीपल के पास में ना डायरेक्टली पार्टिसिपेशन हो पाता है डिसीजन मेकिंग में। तो इससे ना हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है ना? कि लोग अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे हैबिट ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है। लोकल गवर्नमेंट जो है बेस्ट है। किस तरीके से? वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसके लिए रियलाइज़ करते हैं इसको, मतलब कि लागू करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, लोगों के पास में पावर है यहाँ पर। ओके, नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड है कि पावर को डाइल्यूट करना, मतलब डेलीगेट करना है, थोड़ी पावर मतलब कम करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट की, और नीचे लोकल लेवल में भी जनता के पास में पावर होनी चाहिए। तो ये देखने को मिला। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल, कई बार ये जो अटेम्प्ट किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए पावर। पहले भी पंचायत एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटीज भी थी, पर उनके पास में कोई संविधानिक स्टेटस नहीं था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना? बस थी तो, पर कंट्रोल सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रहता था उस टाइम पर। पंचायत होती थी विलेज में, म्युनिसिपैलिटी होती थी अर्बन एरियाज़ में। तो सारे स्टेट्स में तब सेटअप की गई 1992 में जब अमेंडमेंट किया गया। पर ये डायरेक्टली कंट्रोल होता था यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का। इलेक्शंस जो होते थे लोकल गवर्नमेंट के, वो ढंग से नहीं होते थे, रेगुलरली भी नहीं होते थे। अब तो रेगुलर होने चाहिए इलेक्शंस, है ना? लोकल गवर्नमेंट जो है डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास में पावर नहीं थी, उनके खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, कहाँ से वो टैक्स वगैरह रेज़ करे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा उनका? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं थी। तो बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म्स में था, है ना? इसीलिए अमेंडमेंट किया गया संविधान में और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर्स का। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और थर्ड टायर बनाई गई डेमोक्रेसी में। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था कि रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनका, है ना? अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जा सकते हो, है ना? कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट पर, है ना? हाई कोर्ट में, है ना? अगर ऐसा नहीं होता है तो सीट्स रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज में एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और हाँ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आज के टाइम पर 2023 में, आज 2024 है, पर 2023 में 106 अमेंडमेंट करके चेंज करके क्या किया गया, 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये जो प्रोविजन था पहले से ही, एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व की गई, 33% रिजर्वेशन दे दिया गया था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में विमेन को। उसी टाइम पर 1992 में ही ये प्रोविजन ऐड किया गया था। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सेटअप किया गया ताकि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूर मतलब ये करना था कि शेयर करें अपनी पावर्स एंड रेवेन्यूज़ लोकल गवर्नमेंट के साथ में, है ना? नेचर ऑफ शेयरिंग जो है स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है क्योंकि स्टेट के अंदर का मैटर आ जाता है। रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है इसको नेम दिया जाता है पंचायती राज। तो हर गाँव में अगर देखें और ग्रुप ऑफ मतलब ग्रुप भी बना दिया गाँव का, तो कई स्टेट्स में, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत एग्जिस्ट करती है। ये जो काउंसिल है कंसिस्ट करते हैं सेवरल वार्ड मेंबर्स, इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट और सरपंच कहते हैं, है ना? और एक प्रेसिडेंट, तो यहाँ में ना पंच होते हैं जो कि अलग अलग वार्ड से चुने जाते हैं, और पंच का हेड सरपंच है ना, प्रेसिडेंट। तो ये जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। सारी अडल्ट पॉपुलेशन मतलब कि 18 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोटिंग देने का अधिकार रखते हैं। तो वो सारे लोग इनको इलेक्ट करते हैं वार्ड और विलेज में। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज के लिए। पंचायत वर्क करती है, ओवरऑल सुपरविजन करते हैं ग्राम सभा का।
पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल। तो पंचायत जो भी काम करती है ना, ग्राम सभा के सुपरविजन में करती है। ग्राम सभा में कौन आता है? ग्राम सभा में सारे वोटर्स आते हैं विलेज के, एंड उसके मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ग्राम सभा में जितने ही वोटर्स 18 के ऊपर के एज हैं, इट हैज टू मीट, मतलब ट्वाइस, 2 बार तो मिलना पड़ेगा, और 3 साल में 1 बार तो मिलना ही पड़ेगा। थ्राइस, सॉरी सॉरी, मतलब ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, मतलब 1 साल में या तो आप 2 बार मिलो या फिर 3 बार मिलो। ओके। टू अप्रूव द एनुअल बजट को आप अप्रूव करो, ग्राम पंचायत का रिव्यू करो कि किस तरीके से ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस चल रही है। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी है ना। A few gram panchayats are grouped together to form usually called पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। नीचे हो गई, कई सारे ग्रुप्स हो गए, उनकी पंचायत होगी, ठीक है। कई सारे ग्रुप्स हो गए, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए, ठीक है, या फिर विलेज हो गया, तो यहाँ पर पंचायत होगी। पंचायत के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत मंडल होता है, ठीक है। पंचायत मंडल या फिर ब्लॉक भी कह सकते हो, या फिर आप समिति भी कह सकते हो इसको, है ना। तो इसमें कई सारी पंचायत इकट्ठी हो जाती हैं। मेंबर्स जो होते हैं इसके, तो इनके भी चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जो पंचायत समितिज होती हैं, मंडल होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको सबको साथ में मिला के जिला बोल देते हैं। ओके, तो जिला परिषद, पंचायत मंडल समिति, सब सारी समिति को मिला करके जिला परिषद हो गया, ठीक है। तो ऊपर हो गया जिला परिषद। अब इसमें, ठीक है, मोस्ट मेंबर जो होते हैं जिला परिषद के इलेक्टेड होते हैं, तो ये भी चुने जाते हैं जनता के द्वारा। मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के एमएलए होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो सम अदर ऑफिशियल जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में बॉडीज में, ये भी इसके मेंबर होते हैं, है ना। तो इनको भी मेंबर बनाया जाता है। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं, वो पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के ही, ठीक है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में अर्बन लोकल, जैसे कि अभी हमने क्या समझा, अभी हमने विलेज के बारे में समझा, क्या समझा कि नीचे होती है पंचायत। पंचायत एक गांव के लिए भी हो सकती है और कई सारे गांव की भी हो सकती है, मतलब छोटे छोटे गांव में। और इनमें होते हैं क्या, वार्ड मेंबर से पंच चुने जाते हैं। हर वार्ड से एक पंच आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब पंच, वो हो गए 5 हो गए। और इनके जो हेड होते हैं वो इनके सरपंच हो जाते हैं ना। इसके ऊपर होती है पंचायत समिति, ब्लॉक भी बोल सकते हो इसको, मंडल भी बोल सकते हो, जिसमें कई सारे विलेजेस की पंचायत आती है। इसके ऊपर होता है जिला परिषद। तो जिला परिषद में यहाँ पर कई सारी जो पंचायत मंडल्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात हो जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज में, तो वहाँ देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी सेटअप की गई टाउन्स में। बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कई सारी छोटी स्पीसी जो टाउन्स होते हैं तो उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी। बड़ी बड़ी सिटीज तो उनके लिए, जैसे कि मुंबई हो गया, तो उनके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड होते हैं इलेक्टेड बॉडीज के थ्रू, जिसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोग ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ऑफिसर होता है ना, जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। ओके, जिसका हेड होता है उसको मेयर कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब ये जो न्यू सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी में जो कंडक्ट किया गया वर्ल्ड में। अगर देखें पूरे देश पर, पूरी दुनिया में, तो ये ऐसा लोकल गवर्नमेंट, इतनी बड़ी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वर्ल्ड में ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडिया में, है ना, डेमोक्रेसी में। 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए थे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में पूरे देश में। ये जो बहुत बड़ा नंबर था पॉपुलेशन का, कई सारी कंट्रीज से भी था, मतलब कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो गए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, उससे डीपन हो गई, और ज़्यादा गहराई तक पहुंची हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, इसकी वजह से विमेंस रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, है ना। आज के टाइम पर तो ठीक ही है सिचुएशन, नहीं तो पहले तो सरपंच पति वाला कंसेप्ट होता था, मतलब विमेन के नाम पर इलेक्शन लड़ लिए जाते थे, पर काम सारा उनका पति करता था जो कि सरपंच बन के घूमता था। पर आज के टाइम पर विमेन्स अपनी पावर समझ रही हैं, और विमेन की रिप्रेजेंटेशन, मतलब विमेन अगर चुनी जा रही है तो वही अपना काम कर रही हैं। तो विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, और वॉइस जो, मतलब इनकी भी आवाज होने लगी डेमोक्रेसी में, है ना।
तो इसी के साथ-साथ कई सारी डिफिकल्टीज़ भी आईं। व्हाइल इलेक्शंस जो थे हेल्ड रेगुलरली एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, इलेक्शन वगैरह ढंग से हो रहे हैं, पर ग्राम सभा को क्या बोला गया था कि 2 या 3 बार आपको मिलना है साल में, है ना? 1 साल में इतना तो मिलना ही है ग्राम सभा को, ताकि बजट वगैरह अप्रूवल कर सके, डिसीजन मेकिंग ढंग से हो। पर ये जो है मिलते ही नहीं ग्राम सभा में कितने सारे अडल्ट मेंबर्स आते हैं, 18 के ऊपर के एज के सारे लोग आते हैं ना, जो कि मतलब कि इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र ही नहीं करती है पावर, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं देती है ना? नॉट दे हैव गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज़, तो यहाँ पर इनके पास में रिसोर्सेज़ भी नहीं रहती है, फाइनेंसेस भी नहीं रहते, पैसे की भी कमी रहती है, तो ढंग से काम नहीं कर पाते पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो अभी हमको और आगे जाना है, ताकि आइडियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हम ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने देश में। तो और भी चीज़ें अभी हमारे देश में ज़रूरी है कि फंड अच्छे से मिले पंचायत म्युनिसिपैलिटीज़ को। यहाँ पर जो है ग्राम सभा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, वुमेन्स की और दूसरे सेक्शंस की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, है ना? जहाँ पर वो अपने अधिकारों के साथ ढंग से काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं अभी। अभी चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट, पर अभी आपको ये भी समझना है, एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्राज़ील में। सिटी कॉल्ड सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील। तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सिटी ने सेटअप की गई एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्युनिसिपल काउंसिल, ताकि लोकल इनहैबिटेंट्स जो है रियल डिसीजंस ले सकें। तो वहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी गई म्युनिसिपल काउंसिल के साथ-साथ, है ना? तो 13 लाख पीपल जो थे, इसमें सिटी में पार्टिसिपेट किया इन्होंने बजट वगैरह बनाने में अपने सिटी का। तो सिटी को डिवाइड कर दिया गया कई सारे सेक्टर्स में, जिनको क्या कहा गया क्या वार्ड। ईच सेक्टर में मीटिंग होती थी, ठीक है? ग्राम सभा की तरह ही, जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा में होती थी। तो जो भी लोग वहाँ पर रहते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। तो कुछ मीटिंग्स होती थी जहाँ पर डिस्कस करते थे, इश्यूज़ अफेक्ट करते हैं पूरे जो सिटी को उनकी। सिटीज़न जो थे सिटी में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है? इन मीटिंग में द बजट ऑफ द सिटी, जो बजट था सिटी का, डिस्कस किया गया मीटिंग में। प्रपोज़ल लेकर क्या है कि म्युनिसिपैलिटी जो फाइनल डिसीजन लेगी, ठीक है? 20,000 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था डिसीजन मेकिंग में, एक्सरसाइज में हर साल पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो मेथड थी, इसने इंश्योर किया कि मनी कैन नॉट बी स्पेंट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज़ वेयर रिच पीपल लिव्स। तो मनी जो है वो ढंग से स्पेंड हो, सिर्फ ऐसी कॉलोनीज़ में नहीं जहाँ पर रिच पीपल रहते हैं, वहाँ पर भी मतलब वहाँ पर बस स्पेंड हो रही। बसेस जो हैं वो पुअर कॉलोनीज़ के लिए भी चलना चाहिए, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। एंड बिल्डर्स जो हैं, वो ऐसे स्लम ड्वेलर्स को हटा नहीं सकते बिना उनको सेटल करते हुए, बिना सेटल किए। कई सारी जगहों पर ना आप सिटी में देखोगे झुग्गी-झोपड़ी बना कर के लोग रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स कहते हैं उनको, स्लम एरियाज़ में वो लोग रहते हैं, उनका घर बना लेते हैं वो अपना। ठीक है, वहाँ रहने लगते हैं। तो सिटीज़ वाले क्या करते हैं, इनको उठा कर के फेंक देते हैं इधर-उधर, बोलते हैं हटो यहाँ से, है ना? बिना इनको रीसेटल किए हुए। तो यहाँ पर यही बोला गया कि बिल्डर्स इनको हटा नहीं सकते बिना रीसेटल किए हुए। शेल्टर दें इनको, है ना? पहले फिर हटाएँ। तो हमारे देश में भी अगर देखें सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे कि केरला में भी। तो ऑर्डिनरी पीपल जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इन्होंने प्लान किया डेवलपमेंट फॉर देयर लोकेलिटी। तो लोगों का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपनी लोकेलिटी को डेवलपमेंट, मतलब लोकल चीज़ जो उनकी लोकेलिटी है, तो उसके डेवलपमेंट पे वो फ़ोकस करते हैं। क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना? क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता होती है, आपको भी पता होना चाहिए, है ना? कि आपके लोकल एरिया में क्राप क्या प्रॉब्लम है ना? फिर आपको उसके लिए इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। तो इस तरीके से ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ती है, ओके? तो ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल देखा हमने, अपने देश का एग्ज़ाम्पल देखा, है ना? पर अगर रियलिटी में देखें ना, तो पॉलिटिक्स जो है पूरी तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो उनके लीडर्स आते हैं, फिर उनका पता ही नहीं रहता, वार्ड मेंबर वगैरह उन सब का, है ना? तो रियल में कुछ और होता है, पर लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए, ठीक है? तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट, आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप बताना ज़रूर, ठीक है? लाइक करके और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो। और आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आगे के वीडियोस भी देख सकते हो, पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, है ना? तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।